हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू जीवन क्लासेस। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे पॉलिटेक्निक डिप्लोमा इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के थर्ड सेमेस्टर इलेक्ट्रिकल मशीन फर्स्ट सब्जेक्ट के बारे में। और यहाँ पर चैप्टर नंबर 2 हम स्टार्ट करने वाले हैं। चैप्टर नंबर फर्स्ट के जो लेक्चर हैं वो 3 लेक्चर बने हुए हैं, वो चैनल पर ऑलरेडी अपलोड किए जा चुके हैं। जो स्टूडेंट्स उन लेक्चर्स को नहीं देख पाए हैं वो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइएगा और वहाँ पर सभी वीडियोस के लिंक लेक्चर वाइज दिए गए हैं। लेक्चर 1, 2, 3 वहाँ पर जाकर आप उन वीडियोस को वॉच कर सकते हैं। आज का लेक्चर है लेक्चर नंबर 4 और चैप्टर नंबर 2 हम स्टार्ट कर रहे हैं डीसी मशीनें, डीसी मशीन्स में जनरेटर और मोटर की हम बात करेंगे। तो यहाँ पर हम चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट कर रहे हैं डीसी मशीन्स, जिसमें हम बात करने वाले हैं डीसी मोटर और डीसी जनरेटर की। डीसी मोटर और डीसी जनरेटर की हम बात करेंगे, दोनों को ही क्लासिफिकेशन, उसके पार्ट्स, उसका प्रोग्रामिंग जो भी है सब हम यहाँ पर बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले आप देखिएगा इंट्रोडक्शन टू डीसी मशीन, इसका इंट्रोडक्शन देख लेते हैं। जो डीसी मशीन है उसका जो नोमेनक्लेचर है यहाँ पर आपको दिखाया गया है और इसमें जो भी पार्ट्स होते हैं जैसे आई बोल्ट है, फ्रेम है, रोटर है, फैन, ठीक है, वाउंड स्टार्टर है, इंसुलेशन एंड शील्ड, जितने भी इसमें पार्ट्स हैं सभी को यहाँ पर नेमिंग किया गया है। ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हैं ये 3D एनिमेशन में दिखाया गया है आपको डीसी मोटर। डीसी मोटर किस तरीके से वर्क कर रही है ये आप अच्छी तरीके से समझ सकते हैं, इसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। ठीक है, यहाँ पर आपको ये एक एनिमेशन दिखाया गया है कि डीसी मोटर कैसे काम कर रही है। ठीक है, देखिए यहाँ पर एस और एन पोल जो है ये आपस में बदल रहे हैं जैसे ही जो इसका रोटर है वो घूम रहा है। ठीक है, यहाँ पर दिखाया गया है आपको डीसी जनरेटर आपको दिखाया गया है और यहाँ पर देखिएगा ये डीसी जो लाइट है वो आपको यहाँ जलती हुई दिखाई दे रही है। ठीक है, मतलब हम यही कहने वाले हैं, पहले चैप्टर में भी हम पढ़ चुके हैं कि डीसी मोटर जो है वो एसी जो मतलब इलेक्ट्रिक पावर है, डीसी इलेक्ट्रिक पावर को मैकेनिकल पावर में कन्वर्ट करती है। जो डीसी मोटर है, डीसी मोटर किस में कन्वर्ट करती है? डीसी इलेक्ट्रिक पावर को जो मैकेनिकल पावर है उसमें कन्वर्ट करती है। और जनरेटर जो होता है वो मैकेनिकल पावर को डीसी इलेक्ट्रिक पावर में कन्वर्ट करता है, जो डीसी जनरेटर होता है। ठीक है, तो आज हम डीसी मोटर और डीसी जनरेटर के बारे में ही पढ़ने वाले हैं। तो यहाँ पर इंट्रोडक्शन की बात कर लेते हैं। तो देखिएगा, एक डीसी मशीन एक इलेक्ट्रोमैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन उपकरण है। डीसी मशीन 2 प्रकार की होती हैं और वे हैं डीसी जनरेटर और दूसरा है डीसी मोटर। जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं ये डीसी जनरेटर है और ये है डीसी मोटर। इन दोनों के बारे में इस चैप्टर में पढ़ा जाएगा। यहाँ पर हम सबसे पहले बात करते हैं कि डीसी जनरेटर क्या करता है। देखिए, एक डीसी जनरेटर मैकेनिकल पावर यानी कि ओमेगा टी को डीसी इलेक्ट्रिक पावर में परिवर्तित करता है, जबकि डीसी मोटर क्या काम करती है? डीसी मोटर डीसी इलेक्ट्रिक पावर को मैकेनिकल पावर में परिवर्तित करती है, जैसा कि हमने अभी बताया था। डीसी मोटर और जनरेटर का निर्माण लगभग एक ही जैसा होता है। जनरेटर को बहुत सुरक्षित विधि से कार्यरत किया जाता है, इसलिए इसका निर्माण जो है वो ओपन टाइप होता है। लेकिन मोटर उस स्थान पर प्रयोग की जाती है जहाँ पर धूल और नमी ना हो। ठीक है, जहाँ पर धूल और नमी ना हो और आपकी आवश्यकता के अनुसार इसे हम कैसा बनाया जाता है? एंक्लोजर बनाया जाता है। ठीक है, कैसा बनाया जाता है? एंक्लोजर बनाया जाता है। और एंक्लोजर का मतलब होता है डस्ट प्रूफ और फायर प्रूफ। कहाँ क्या बनाया जाता है? डस्ट प्रूफ और फायर प्रूफ बनाया जाता है। जैसे कि आपको आवश्यकता है वहाँ पर आप इसको यूज़ कर सकते हैं। बैटरी डीसी इलेक्ट्रिक पावर का एक महत्वपूर्ण सोर्स है, यानी कि जो हमारे पास बैटरी होती है वो डीसी इलेक्ट्रिक पावर हमें देती है। बल्ब जला लेते हैं हम, ट्यूबलाइट जलाते हैं। ठीक है, जो डीसी जो मतलब बैटरी से चलने वाले टीवी भी आते थे पहले, वो टीवी भी चला लेते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से बैटरी जो है वो डीसी इलेक्ट्रिक पावर का एक बहुत ही महत्वपूर्ण सोर्स है और यह केवल किसी भी मशीन को सीमित पावर की सप्लाई कर सकती है। मतलब सीमित है, इसकी लिमिट होती है, ये सीमित पावर तक ही सप्लाई कर सकता है, क्योंकि बाद में क्या होता है बैटरी डाउन हो जाती है।
कुछ अनुप्रयोग ऐसे हैं जहां पर बड़ी मात्रा में डीसी पावर की आवश्यकता होती है, तो ऐसी जगह पर हम क्या करते हैं, डीसी पावर पहुंचाने के लिए डीसी जनरेटर का उपयोग करते हैं। ठीक है, और वे जगह कौन कौन सी है, इलेक्ट्रोप्लेटिंग और इलेक्ट्रोलिसिस, ये इन जगहों पर एसी जनरेटर की जगह पर डीसी जनरेटर का प्रयोग होता है, जहां पर डीसी पावर की अधिक ज़रूरत होती है। अगर कम पावर की ज़रूरत है तो हम बैटरी से काम चला लेते हैं, लेकिन वो एक पावर सीमित होती है, फिर वो डाउन हो जाएगी, फिर उसको चार्ज करना पड़ेगा। लेकिन जनरेटर का क्या काम होता है, डीसी जनरेटर का जब हम यूज़ करते हैं तो उसमें हम क्या करते हैं, तेल डालते हैं, जो भी डीजल या फिर पेट्रोल जिससे भी चलता है उसको हम डाल करके क्या करते हैं, डीसी पावर जनरेट करते हैं, और वहाँ पर हम उपकरण को जो है बड़ी मात्रा में चला सकते हैं। अब हम बात करते हैं एक डीसी जनरेटर का निर्माण, यानी कि कंस्ट्रक्शन ऑफ ए डीसी जनरेटर, कंस्ट्रक्शन ऑफ ए डीसी जनरेटर। डीसी जनरेटर का निर्माण के बारे में बात करते हैं, उसके पार्ट्स क्या क्या होते हैं, उन सभी के बारे में डिटेल में बात करेंगे। देखिए, एक डीसी मशीन के जो मुख्य भाग होते हैं वो कुछ हमने यहाँ पर लिखे हुए हैं। डीसी जनरेटर का मैग्नेटिक फील्ड सिस्टम होता है, ठीक है, मैग्नेटिक फ्रेम और योक होता है, पोल कोर पोल शू होते हैं, फील्ड या फिर एक्साइटिंग कॉइल्स लगी होती हैं। डीसी जनरेटर का जो आर्मेचर है वो एक पार्ट्स हो जाता है, आर्मेचर वाइंडिंग्स, आर्मेचर कोर। डीसी जनरेटर में कम्यूटेटर भी होता है, बुश होते हैं, वियरिंग्स होते हैं, एंड हाउसिंग और शाफ्ट। ये सभी डीसी मशीन के मुख्य पार्ट्स हैं, डीसी जनरेटर के मुख्य पार्ट्स हैं। देख लीजिएगा, यहाँ पर आपको पूरा डीसी जनरेटर का जो है एक सचित्र वर्णन किया गया है। जैसे कि ये यहाँ पर एक शाफ्ट होती है, ये आपको दिखाइए शाफ्ट होती है, ठीक है। ये यहाँ पर फील्ड वाइंडिंग होती है जैसे एन, ठीक है, ये एन यानी कि नॉर्थ पोल, और जो साउथ पोल है उसको बोलते हैं हम पोल कोर, ठीक है, इसे बोलते हैं हम फील्ड वाइंडिंग। और यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर आप देख सकते हैं, इसको हम क्या बोल रहे हैं, इसको कम्यूटेटर बोल रहे हैं, जो इसके चारों तरफ शाफ्ट के चारों तरफ लगा हुआ होता है, ठीक है। और देखिए यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये दांतेदार लगा हुआ है, ये इसके ऊपर ये गोल गोल और इसके ऊपर दांते हैं, इसको बोल रहे हैं हम आर्मेचर। और आर्मेचर में ये जो आपको दिखाई दे रहे हैं, ये गोल गोल ये आपको दिखाई दे रहे हैं, ये है इसमें कंडक्टर, जो इसके खांचे होते हैं, जो इसके स्लॉट्स होते हैं, उसमें कंडक्टर होते हैं, ठीक है। यहाँ पर ये पोल शू होते हैं, इसको बोल रहे हैं पोल शू। और यहाँ पर देख लीजिएगा कि फ्रेम ऑफ योक, ये जो पूरा फ्रेम है ये इसको बोलते हैं योक, ठीक है, इसको योक बोलते हैं। और ये हो जाएगा हमारा बेस, क्या हो जाएगा, ये बेस हो जाएगा, ठीक। तो इस तरीके से हम इसको पूरी डिटेल में देख सकते हैं। इसी के साथ देख लीजिएगा, ये आपको एक एनिमेशन दिखाया गया है डीसी जनरेटर का। ये पूरा कंप्लीटली फिगर है डीसी जनरेटर, किस तरीके से आप देख सकते हैं ये वर्क कर रहा है, ठीक है। ये डीसी जनरेटर है, ये आपको 3D एनिमेशन में इसलिए दिखाया जैसे कि आप समझ सको। ये हमने इसका अंदर का पार्ट्स दिखाया था, और ये यहाँ पर कंप्लीटली इसका चित्र दिखाया गया है, जिससे कि कंप्लीटली आपको पता चल जाए कि डीसी जनरेटर कैसा होता है। चलिए आगे चलते हैं, ठीक है। कंप्लीटली इसे देख लीजिएगा, डीसी जनरेटर का ये फिगर है। अब बात करते हैं डीसी जनरेटर के मैग्नेटिक फील्ड सिस्टम के बारे में। मैग्नेटिक फील्ड सिस्टम ऑफ डीसी जनरेटर, तो यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड सिस्टम मशीन का स्थिर या फिर निश्चित हिस्सा होता है। अब देखिए स्थिर क्या होता है, स्थिर मतलब रुका हुआ हिस्सा, ठीक है। यह मुख्य मैग्नेटिक फ्लक्स उत्पन्न करता है, क्या करता है, मुख्य मैग्नेटिक फ्लक्स उत्पन्न करता है। और मैग्नेटिक फोल्ड सिस्टम में मेन फ्रेम या फिर योक, पोल कोर और पोल शू, और जो फील्ड या फिर एक्साइटिंग कॉइल होती है, ये फील्ड है, यहाँ पर देख लीजिएगा ये फील्ड है, ठीक है, फील्ड सिस्टम, मैग्नेटिक फील्ड सिस्टम। फील्ड या एक्साइटिंग कॉइल होते हैं। और डीसी जनरेटर के इन विभिन्न भागों को नीचे विस्तार से वर्णित किया गया है, मतलब आगे विस्तार से बताया गया है, जैसा कि आप वहाँ पर देखेंगे। अब देखिएगा, मैग्नेटिक फ्रेम और योक के बारे में बात करते हैं। मैग्नेटिक फ्रेम और योक, मैग्नेटिक फ्रेम और योक होते क्या हैं, बाहरी खोखला बेलनाकार फ्रेम है जिसे मुख्य पोल और इंटरपोल फिक्स किया जाता है, ठीक है। और जिस मशीन से फाउंडेशन को फिक्स किया जाता है वो मैग्नेटिक फ्रेम या फिर योक कहलाता है। देखिए, उसे योक के रूप में जाना जाता है, जिससे कि हम मशीन के फाउंडेशन को फिक्स करते हैं, वो योक के रूप में जाना जाता है। और यह बड़ी मशीनों के लिए कास्ट स्टील या फिर
जो रोल्ड स्टील है उससे बना होता है और छोटे आकार की मशीन के लिए आमतौर पर यह कास्ट आयरन से बनाया जाता है। ठीक है, यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। आगे हम बात करते हैं कि योक जो है वो दो मुख्य उसके उद्देश्य होते हैं। योक के दो मुख्य उद्देश्य कौन कौन से हैं? पहला है यह पोल कोर को सपोर्ट करता है और मशीनों के भीतरी भागों को मैकेनिकल सुरक्षा प्रदान करता है। ये काम होता है योक का। ठीक है, अब देखिए यह मैग्नेटिक फ्लक्स के लिए कम रिलक्टेंस पथ प्रदान करता है। अब देखिए यहाँ पर हमने कहा कि यह पोल कोर को सपोर्ट और मशीनों के भीतरी भागों को मैकेनिकल सुरक्षा प्रदान करता है। मतलब यहाँ पर आप देख लीजिएगा इसमें, ठीक है, ये है हमारे पास ये फ्रेम योक है, इसको फ्रेम बोल सकते हैं, योक बोल सकते हैं। जितने भी इसके अंदर के मैकेनिकल पार्ट्स हैं, जितने भी पार्ट्स हैं, उन सभी को यह सिक्योर रखता है, मतलब उनको सुरक्षा प्रदान करता है। ठीक है, यहाँ पर आप इसको देख सकते हैं। अब यहाँ पर हम देखने जा रहे हैं पोल कोर और पोल शू का वर्णन। पोल कोर और पोल शू होते क्या हैं? देखिए, पोल कोर और पोल शू को मैग्नेटिक फ्रेम से फिक्स किया जाता है या बोल्ट द्वारा फिक्स किया जाता है। अब देखिए पोल कोर और पोल शू क्या होते हैं, आइए इस फिगर के माध्यम से हम फिर से देखते हैं। इसको हम एक बार हटा लेते हैं। पोल शू और पोल कोर क्या होते हैं, आइएगा देखिए। पोल शू यहाँ पर आप देख सकते हैं, इसको बोला जा रहा है, ठीक है, और पोल कोर जो है इसको बोला जा रहा है, अंदर वाले को। ठीक है, यहाँ ये पोल कोर है और ये जो बाहर का हिस्सा है ये है हमारे पास पोल शू। ये पोल शू है, याद रखिएगा। ठीक है, जहाँ जहाँ हम यहाँ पर ब्लू कलर से ड्रॉ कर रहे हैं ये पोल शू कहलाते हैं, ये पोल शू हैं। ठीक है, और ये कहलाएंगे पोल कोर। ठीक, इनके बारे में बात हो रही है। तो चलिएगा, अब देखिए पोल कोर और पोल शू को मैग्नेटिक फ्रेम से फिक्स किया जाता है। जो उसका फ्रेम है उनसे फिक्स किया गया है, ऐसे ये फिक्स किया गया है चारों तरफ। ठीक है, या तो हम बोल्ट द्वारा फिक्स कर देंगे। तो इस प्रकार जो पोल के अंदर होते हैं उन्हें सैलेंट पोल कहते हैं और प्रत्येक पोल कोर में एक कर्व सतह बनाते हैं, मतलब इस तरीके की ये कर्व सतह बनाते हैं प्रत्येक पोल। ठीक, जो भी यहाँ पर इस तरीके से लगे होते हैं ये पोल हैं। ठीक है, पोल कोर ये कर्व सतह बनाते हैं इनसे सभी से ऐसे मिल करके। ठीक है, आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। आमतौर पर पोल कोर और शू पतले कास्ट स्टील या फिर रफ आयरन से बने होते हैं। देखिए इनका निर्माण जो होता है वो पतले कास्ट स्टील या फिर रफ आयरन से होता है, यह रफ आयरन से बने होते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये लेमिनेटेड पोल कोर है और ये लेमिनेटेड पोल शू है। ठीक है, मतलब आप देख रहे होंगे कि ये जो हिस्सा है ये हमने कहा था पोल शू, और ये जो उसका ऊपर का हिस्सा था ये जो इस तरीके से लगा हुआ था, आप देख सकते हैं इस तरीके से था, है ना, और ये एन ये ऐसे। ठीक है, तो यही है, ये जो हिस्सा है ये वाला हिस्सा है और ये जो हिस्सा है ये वाला हिस्सा है। ठीक है, आप देख सकते हैं। तो लेमिनेटेड पोल कोर और लेमिनेटेड पोल शू ये इस तरीके से आपको दिखाए गए हैं। ये यहाँ पर टर्मिनल होते हैं, वायर होते हैं। ठीक, अब इसका उद्देश्य क्या है इसके बारे में जान लेते हैं। तो यह जो फील्ड है या फिर एक्साइटेड कॉइल है उसको सपोर्ट करता है। वे आर्मेचर परिधि यानी कि आर्मेचर के चारों तरफ जो परिधि पर मैग्नेटिक फ्लक्स को समान रूप से फैलाते हैं। यह मैग्नेटिक सर्किट के क्रॉस सेक्शनल क्षेत्रफल को बढ़ाता है और परिणाम स्वरूप मैग्नेटिक पथ को रिलक्टेंस यानी मैग्नेटिक पथ की जो रिलक्टेंस है उसको कम कर देता है। चलिए अब बात करते हैं फील्ड या एक्साइटिंग कॉइल क्या होती है। देखिए फील्ड या एक्साइटिंग कॉइल, प्रत्येक पोल कोर में एक या एक से अधिक फील्ड कॉइल या वाइंडिंग, देखिए कॉइल बोल दो या फिर वाइंडिंग बोल दो। इस कॉइल को हम क्या लिख सकते हैं, वाइंडिंग भी लिख सकते हैं, WINDING। ठीक है, इसको हम वाइंडिंग भी लिख सकते हैं। ठीक है, क्या लिख सकते हैं, वाइंडिंग। ठीक, अब देखिए जो मैग्नेटिक फील्ड उत्पन्न करने के लिए वायर एंड उस पर रखे जाते हैं। एनामेल्ड कॉपर के वायर का उपयोग वायर एंड फील्ड या एक्साइटिंग कोयल, जो एक्साइटिंग कोयल होती हैं, ठीक है, एक्साइटिंग कॉइल, उसके निर्माण के लिए प्रयोग किया जाता है। किसको, एनामेल्ड कॉपर को।
एनामेल्ड कॉपर का वायर होता है, उसको फील्ड एक्साइटिंग कॉइल के निर्माण के लिए प्रयोग में लाया जाता है। ये आप देख सकते हैं, ये पोल शू हैं इसमें, और ये जो है ये फील्ड वाइंडिंग है जो इसके ये ऊपर है, ये फील्ड वाइंडिंग है। ठीक है, ये इस तरीके से फील्ड वाइंडिंग है। अब देखिए कॉइल फार्मर पर बाउंड हैं। ठीक है, ये हम इसको कहेंगे, ये फार्मर कहेंगे, और इसके ऊपर जो है ये वाउंड है, यानी कि लिपटा हुआ है, जिसे पोल कोर के चारों ओर रखा गया, यानी कि जो पोल कोर है इसके चारों ओर रखा गया है। ये पोल शू और ये पोल कोर, और इसके चारों तरफ ये वाइंडिंग लिपटी हुई है। जब डायरेक्ट करंट फील्ड वाइंडिंग से गुजरती है तो यह पोलों को मैग्नेटाइज करती है, जो कि क्या करते हैं, फ्लक्स को उत्पन्न करते हैं, और सभी पोलों के फील्ड कॉइल सीरीज में इस तरह से जुड़े होते हैं कि जब उनके माध्यम से करंट प्रवाहित होती है तो निकटवर्ती पोल विपरीत पोलैरिटी प्राप्त करते हैं। नेक्स्ट है डीसी जनरेटर का आर्मेचर। डीसी जनरेटर का आर्मेचर वह कैसे काम करता है, वह क्या होता है, आइए देखते हैं। डीसी मशीन या डीसी जनरेटर के घूमने वाले भाग को आर्मेचर कहा जाता है। जो भी डीसी मशीन है, या हम बात कर रहे हैं डीसी जनरेटर की, तो उसका जो घूमने वाला हिस्सा होता है उसको हम क्या कहेंगे, उसको हम आर्मेचर कहते हैं। ये जो है ये आर्मेचर की कोर होती है जो ऊपर की साइड है, और ये जो है ये आर्मेचर कॉइल्स हैं जो ये लगी हुई, ये आर्मेचर कॉइल्स हैं। ठीक है, ये आर्मेचर कॉइल्स हैं। आर्मेचर में एक शाफ्ट होती है, ये आर्मेचर की शाफ्ट है, इसको ध्यान रखिएगा, ये आर्मेचर की शाफ्ट है, और जिस पर लेमिनेटेड सिलेंडर होता है जिसे आर्मेचर कोर कहते हैं। ये लेमिनेटेड सिलेंडर है जिसको हमने क्या कहा, आर्मेचर कोर कहा है। अब बात करते हैं आर्मेचर कोर क्या होती है। ठीक है, इसी को हमने आर्मेचर कोर कहा था ये, और ये है इसकी शाफ्ट, देखिए शाफ्ट पर ही माउंटेड है। ठीक, डीसी जनरेटर का आर्मेचर कोर आकार में बेलनाकार और रोटेटिंग शाफ्ट के लिए महत्वपूर्ण होता है। आर्मेचर की बाहरी परिधि, जो आर्मेचर की बाहरी परिधि है उसमें खांचे बने हुए होते हैं। देखिए यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर साफ साफ दिखाई दे रहा है, ये खांचे बने हुए हैं। ये क्या है, ये इसमें खांचे बने हुए हैं। ठीक है, और उन खांचों में आर्मेचर, जो उन खांचों में जो है क्या होता है, उन खांचों में कंडक्टर्स होते हैं। ये जो आपको ये गोल गोल बबल से दिख रहे हैं ये आर्मेचर है। ठीक है, तो जो कंडक्टर हैं। आर्मेचर की जो वाइंडिंग होती है उसमें ये कंडक्टर रखे हुए होते हैं। ठीक है, तो आर्मेचर की बाहरी परिधि में खांचे या फिर स्लॉट्स होते हैं जो आर्मेचर वाइंडिंग को समायोजित करते हैं, और उनमें क्या होता है ये ध्यान रखिएगा, इसमें कंडक्टर्स होते हैं। ठीक है, डीसी जनरेटर या मशीन का आर्मेचर कोर निम्नलिखित उद्देश्यों को पूरा करता है। पहला है, यह स्लॉट्स में कंडक्टरों को रखता है। देखिएगा यहाँ पर आपको दिखाई दे रहे हैं जो स्लॉट्स हैं, ये कट लगे हुए हैं, इनको स्लॉट्स बोला जा रहा है, और इसके अंदर जो ये आपको गोल गोल ये ग्रीन कलर के दिख रहे हैं ये यहाँ पर कंडक्टर्स हैं। तो यही कहा गया है कि यह स्लॉट्स में कंडक्टरों को रखता है और यह मैग्नेटिक फ्लक्स के लिए एक आसान मार्ग प्रदान करता है। आर्मेचर वाइंडिंग की बात करेंगे। आर्मेचर वाइंडिंग क्या होती है, चलिए इसके बारे में भी बात कर लेते हैं। आर्मेचर वाइंडिंग एक पावर को दूसरी पावर में कन्वर्ट करती है, और एक पावर को दूसरी पावर में कन्वर्ट करती है मतलब कौन सी पावर को, एसी से डीसी और डीसी से एसी। यानी कि अगर हमको डीसी पावर दी गई है तो वो एसी में कन्वर्ट कर देगा, और अगर एसी पावर दी गई है उसको तो वो डीसी में कन्वर्ट कर देगा। तो आर्मेचर का यही काम होता है, आर्मेचर वाइंडिंग का। वो क्या करती है, एक पावर को दूसरी पावर में कन्वर्ट करती है, एसी से डीसी और डीसी से एसी। डीसी जनरेटर में मैकेनिकल पावर को इलेक्ट्रिकल पावर में परिवर्तित किया जाता है, ये आप ध्यान रखिएगा। कनेक्शन के आधार पर वाइंडिंग को दो प्रकार में वर्गीकृत किया जाता है। पहला आता है लैप वाइंडिंग, दूसरा आता है वेव वाइंडिंग। लैप वाइंडिंग और वेव वाइंडिंग होते क्या हैं, क्या अंतर होता है, आइए आगे बात करते हैं। यहाँ पर बात कर रहे हैं डीसी जनरेटर में कम्यूटेटर। डीसी जनरेटर में कम्यूटेटर की बात करेंगे तो कम्यूटेटर इन डीसी जनरेटर आप देख सकते हैं, ये यहाँ पर कम्यूटेटर कौन सा है ये आप देख सकते हैं, कम्यूटेटर लिखा हुआ है और कम्यूटेटर पे इस साइन जा रहा है यहाँ पर। ये जो घूम रहा है ये आप घूमता हुआ देख रहे हैं। आपकी सहूलियत के लिए हमने ये पूरा फिगर सेटअप किया है। ठीक है, तो प्लीज़ वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और वीडियो को शेयर ज़रूर कर दीजिएगा दोस्तों।
क्योंकि हमने यहाँ पर एनिमेशन की सहायता से आपको समझाने का प्रयास किया है। एनिमेशन से जल्दी समझ में आ जाता है कि कहाँ पर क्या पार्ट्स होते हैं। तो वीडियो में थोड़ी सी मेहनत हमारी भी है और आपके लिए बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद है। तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, सेशन को शेयर ज़रूर कर दीजिएगा दोस्तों। चलिए पढ़ते हैं इसके बारे में। डीसी जनरेटर में कम्यूटेटर का क्या काम होता है, कैसे किस तरीके से होता है। कम्यूटेटर जो आर्मेचर के साथ घूमता है। देखिए आर्मेचर क्या है, आर्मेचर हमारे पास यहाँ पर दिया गया है जो कम्यूटेटर उसके साथ घूमता है। ठीक है, देखिए आर्मेचर हमने अभी पीछे पढ़ा था, ये आर्मेचर है और इसी में क्या है, ये कम्यूटेटर लगा हुआ है, तो ये साथ साथ घूमता है। ठीक है, ये आर्मेचर है, यहाँ पर देख सकते हैं आप, और इसके साथ साथ ही ये भी कम्यूटेटर भी घूम रहा है। आकार में कैसा होता है, ये बेलनाकार होता है और इसे कई आकार के हार्ड ड्रॉन कॉपर वायर से, कॉपर वायर या फिर सेगमेंट में एक दूसरे से और साफ्ट में इंसुलेटेड बनाया जाता है। ठीक है, आकार में कैसा बेलनाकार होता है और इसमें क्या होता है, ये कई यहाँ पर देख सकते हैं छोटे छोटे टुकड़े से आपके लगे हुए हैं, तो ये क्या है, कॉपर बार हैं। ठीक है, जो एक दूसरे से और साफ्ट से कैसे होते हैं, इंसुलेटेड होते हैं, मतलब एक दूसरे से इसमें करंट नहीं जाता है। इंसुलेटेड का मतलब होता है करंट फ्लो नहीं होता है एक दूसरे में, और साफ्ट पर भी करंट नहीं आता है। सेगमेंट आर्मेचर के साफ्ट के चारों ओर एक रिंग बनाते हैं। देखिए आर्मेचर की जो साफ्ट है इसके चारों ओर एक रिंग की फॉर्म में ये घूम रहे हैं। ठीक है, रिंग बनाते हैं। प्रत्येक कम्यूटेटर आर्मेचर कॉइल के सिरों से जुड़ा हुआ होता है। देखिए आर्मेचर कॉइल के जो सिरे हैं वो जुड़ा हुआ, देखिए आर्मेचर कॉइल ये है जो अंदर है, ये तो ये भी इससे जुड़ा हुआ है जो इसके साथ साथ ये घूम रहे हैं। ठीक है, तो इस फिगर को आप ध्यान से देखिएगा किस तरीके से ये, ठीक, ये रोटर कोयल है जो यहाँ पर ये दिखाई दे रहा है, ऐसे आपको इस तरीके से ये ऐसे लाइन से दिखाई दे रही है ऐसे। ठीक है, और ये घूम भी रहा है, तो ये आपकी क्या है, ये आर्मेचर कोयल है। ठीक है, रोटर कोयल। अब ये जो है स्टार्टर, ये फील्ड कोयल, स्टार्टर फील्ड कोयल हैं। ठीक है, ये आपके ये लगे हुए हैं, ये ब्रशेस हैं। ठीक है, जैसे हमने अभी पीछे बात की, ये ब्रशेस हैं और ये आपकी साफ्ट होती है। यह एक डीसी मशीन का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है और निम्नलिखित उद्देश्यों को पूरा करता है। कौन कौन से उद्देश्य हैं, आइए इसको जान लेते हैं। यह रोटेट वाले आर्मेचर कंडक्टरों को बुश के माध्यम से स्थिर एक्सटर्नल सर्किट से जोड़ता है और यह आर्मेचर जनरेटर में इंड्यूस अल्टरनेटिंग करंट को डीसी जनरेटर एक्शन में एक्सटर्नल लोड सर्किट में यूनिडायरेक्शनल करंट में परिवर्तित करता है, जबकि यह अल्टरनेटिंग टॉर्क को मोटर एक्शन में आर्मेचर में उत्पन्न यूनिडायरेक्शनल कांस्टेंट टॉर्क में परिवर्तित कर देता है, चेंज कर देता है। आइए अब बात करते हैं ब्रशेस। देखिए ब्रशेस क्या होते हैं। कार्बन ब्रश जो होते हैं वो कम्यूटेटर पर माउंटेड होते हैं, जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं कम्यूटेटर पर माउंटेड ये जो हैं, इसको हम जो है ब्रशेस, इसको साफ कर देते हैं एक बार। चलिए ये जो हैं ये ब्रशेस हैं और ये यहाँ पर इस पर माउंटेड होते हैं, इसको आप ध्यान रखें, ये बात कही जा रही है। ठीक है, तो कार्बन ब्रश कम्यूटेटर पर माउंटेड होते हैं और दो या दो से अधिक कार्बन ब्रश करंट की मदद से आर्मेचर वाइंडिंग को कलेक्ट किया जाता है। प्रत्येक ब्रश को धातु के बक्से में सपोर्ट किया जाता है जिसे बुश बॉक्स या फिर बुश होल्डर कहा जाता है। बुश कम्यूटेटर पर प्रेस किया जाता है और आर्मेचर वाइंडिंग और बाहरी सर्किट के बीच कनेक्टिंग लिंक बनाया जाता है। आगे बात करते हैं एंड हाउसिंग। एंड हाउसिंग क्या होता है, देखिए एंड हाउसिंग मेन फ्रेम के सिरों से जुड़ी हुई होती है और बेयरिंगों की सहायता, और बेयरिंगों को जो है सहायता प्रदान करती है, जो उसके बेयरिंग होते हैं उनको सहायता प्रदान करती है। फ्रंट हाउसिंग बेयरिंग का सपोर्ट करते हैं और बुश असेंबली, जहां रियर हाउसिंग आमतौर पर केवल बेयरिंग का सपोर्ट करते हैं, वहां पर ये काम आते हैं। अब बेयरिंग क्या होते हैं, बॉल या रोलर बेयरिंग को अंतिम एंड में फिट किया जाता है, या तो यहाँ जबकि जो शाफ्ट होती है उसके दोनों सिरों पर बेयरिंग लगाए जाते हैं, जैसे फ्रिक्शन कम हो और वो आसानी से घूम सके, वहाँ पर बेयरिंग लगाए जाते हैं। तो या तो वहाँ पर बॉल बेयरिंग का यूज़ होता है या फिर रोलर बेयरिंग का हम यूज़ कर सकते हैं, दोनों में से किसी का भी यूज़ कर सकते हैं।
बेयरिंग का कार्य मशीन के रोटेटेड और फिक्स भागों के बीच घर्षण को कम करना होता है। अधिकतर उच्च कार्बन स्टील का उपयोग बेयरिंग के निर्माण के लिए किया जाता है, क्योंकि यह बहुत हार्ड मटेरियल होता है और वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा थ्रस्ट फोर्सेस लगते हैं, जो वह ब्रेक होने का चांसेस, टूटने का चांसेस ज़्यादा रहता है, इसलिए वहाँ पर हार्ड मटेरियल को यूज़ किया जाता है बेयरिंग को बनाने के लिए। चलिए शाफ्ट के बारे में बात करते हैं, जो जिसमें बेयरिंग लगे हुए होते हैं। देखिए, शाफ्ट अधिकतम टूटने की पावर के साथ हल्के स्टील से बनी होती है। शाफ्ट का उपयोग मैकेनिकल पावर को मशीन से या फिर उसके पास ट्रांसफ़र करने के लिए किया जाता है। ठीक है, यानी कि क्या करेगा, एक शाफ्ट लगी हुई है जनरेटर में, यहाँ पर आप देख लीजिएगा जनरेटर में ये शाफ्ट जो लगी हुई है, यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर हम दूसरी मशीन को लगा देंगे तो यहाँ से मैकेनिकल पावर को वो क्या करेगा, ट्रांसफ़र कर देगा दूसरी मशीन में। ठीक है, तो मैकेनिकल पावर को ट्रांसफ़र करने में इसका उपयोग होता है। रोटेटेड भागों जैसे आर्मेचर कोर, कम्यूटेटर, कूलिंग फैन आदि को शाफ्ट में रखा जाता है। चलिए आगे बात करते हैं डीसी जनरेटर में आर्मेचर वाइंडिंग के प्रकार। टाइप ऑफ आर्मेचर वाइंडिंग इन डीसी जनरेटर। देखिए, ये दो वाइंडिंग दी हुई है, एक तो लैप वाइंडिंग है, एक वेव वाइंडिंग है, जो यहाँ पर बात हो रही है। ठीक है, दोनों की बात हो रही है। हमने देखा है कि आर्मेचर कंडक्टरों की संख्या है। आर्मेचर जो है वो क्या है, कंडक्टरों की संख्या है, जो आवश्यकताओं के अनुसार विशिष्ट विधि से जुड़े हुए हैं और जिन्हें आर्मेचर वाइंडिंग कहा जाता है। कंडक्टरों को जोड़ने की विधि के अनुसार आर्मेचर वाइंडिंग में मूल रूप से दो प्रकार के बताई गई हैं। एक होता है लैप वाइंडिंग, दूसरा होता है वेव वाइंडिंग। ये लैप वाइंडिंग है और ये है आपकी वेव वाइंडिंग। आप इसको फिगर्स को आसानी से कॉपी पर बना सकते हैं। लैप और वेव वाइंडिंग की तुलना या इनमें अंतर कैसे करते हैं, आइए इसको भी जान लेते हैं। मूल रूप से डीसी मशीन की आर्मेचर वाइंडिंग दो विधियों में से एक है। लैप वाइंडिंग या वेव वाइंडिंग, इन दोनों के बीच अंतर केवल कंडक्टर के एंड कनेक्शन और कम्यूटेटर कनेक्शन के कारण है। मतलब इनमें अंतर तो कोई ज़्यादा नहीं है, लेकिन केवल कंडक्टर के एंड का जो कनेक्शन है और कम्यूटेटर का जो कनेक्शन है वो ही इसमें अंतर करता है। किसमें, लैप वाइंडिंग और वेव वाइंडिंग में कंडक्टर का एंड कनेक्शन और कम्यूटेटर का जो कनेक्शन बनाया जाता है वही इसमें चेंजेस लाता है, वही इसमें डिफरेंस पैदा करता है। आर्मेचर वाइंडिंग कैसे की जाती है, यह जानने के लिए निम्नलिखित शब्दावली को जानना आवश्यक है। कौन सी, आइए उसको जान लेते हैं। पहला है पोल पिच को हम जान लें। पोल पिच क्या होती है, इसे प्रति पोल आर्मेचर स्लॉट की संख्या के रूप में परिभाषित किया गया है। उदाहरण के लिए देखें तो यदि 36 कंडक्टर और 4 पोल हैं तो पोल पिच का जो वैल्यू होगा वो 36/49 होगा। क्या होगा, 36/49। कॉइल स्पेन या कॉइल पिच, यहाँ पर ये 49 होगा शायद, 49। कॉइल स्पेन या कॉइल पिच क्या होता है, इसको हम देखिए YS से प्रेस करते हैं, Y और सफिक्स में S है। यह आर्मेचर स्लॉट के संदर्भ में मापी जाने वाली कॉइल के दो किनारों के बीच की दूरी कहलाती है, जो कॉइल स्पैन या फिर कॉइल पिच कहलाती है। और पोल पिच क्या कहलाती है, प्रति पोल आर्मेचर स्लॉट की संख्या के अनुसार 36 कंडक्टर और अगर 49 पोल्स हैं तो 36/49 लिख करके हम पोल पिच की वैल्यू निकाल सकते हैं। देखिए, लैप वाइंडिंग और वेब वाइंडिंग, इन दोनों में किस तरीके से हम देख सकते हैं। देखिए, यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस जो कहलाएगी वो YB कहलाएगी और यहाँ से यहाँ तक YF, यहाँ से यहाँ तक YR। जब हम क्या करेंगे, न्यूमेरिकल पे जाएंगे तब हम इन वैल्यू को सब कंप्लीटली एक्सप्लेन करेंगे। ठीक है, अभी आप देख लीजिएगा, ये लैप वाइंडिंग और ये वेब वाइंडिंग है। ठीक है, वैल्यू हम वहीं पर जाकर रखेंगे। अभी जो है आप देख लीजिएगा कि YC कहाँ पर है, YC ये है, YF ये है, YR है और YF है। ठीक है, YF कहाँ से कहाँ तक है, यहाँ से यहाँ, और YR है यहाँ से यहाँ, देख लीजिए। ठीक है, अब बात करते हैं फ्रंट पिच की, इसको भी जान लेते हैं। फ्रंट पिच यानी कि YF जो आपको यहाँ पर दिखाया गया है, ये जो YF इसमें दिखाया गया है ये फ्रंट पिच है। चलिए इसको देख लेते हैं। देखिए, YF यानी कि ये फ्रंट पिच है, फ्रंट पिच। ये YS दिखाया गया था अभी जो यहाँ पर कॉइल स्पैन। ठीक है, कॉइल स्पैन हो गया। YF के बारे में देख लेते हैं।
वह दूरी है जो आर्मेचर कंडक्टरों के संदर्भ में एक कॉइल के दूसरे कंडक्टर और अपने कॉइल के पहले कंडक्टर के बीच की दूरी होती है। या फिर यूं कहें कि यह दो कॉइल साइडों के बीच की दूरी है जो एक ही कम्यूटेटर सेगमेंट से जुड़े हैं। ठीक है, अब बात करते हैं यैक पिच यानी कि YB। ये होती है यैक पिच, यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस जो होती है वो यैक पिच होती है। वह दूरी जिसके द्वारा आर्मेचर के पीछे एक कॉइल आगे बढ़ाई जाती है उसे कॉइल को बैक पिच कहा जाता है और इसे आर्मेचर कंडक्टर के संदर्भ में मापा जाता है। ठीक है, अब बात करते हैं परिणामी पिच जो YR के नाम से, ये परिणामी पिच है यहाँ से यहाँ तक। ये क्या है? परिणामी पिच, और यहाँ से यहाँ तक ये वेव बाइंडिंग में यहाँ होती है। तो परिणामी पिच YR क्या होती है? वह दूरी जिसमें आर्मेचर कंडक्टर के संदर्भ में एक कॉइल की शुरुआत और अगले कॉइल की शुरुआत के बीच कॉइल को परिणामी पिच कहा जाता है। और आर्मेचर वाइंडिंग सिंगल लेयर या फिर डबल लेयर में कार्य कर सकती है और यह सिंप्लेक्स, डुप्लेक्स या मल्टीप्लेक्स हो सकती है और यह मल्टीपली समांतर पथ की संख्या को क्या कर देती है? बढ़ा देती है। अब देखिए नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास है एक जनरेटर का कार्य सिद्धांत। एक जनरेटर का कार्य सिद्धांत जो है इसे हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। और आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, क्योंकि इससे पहले जो भी वीडियो है हमने हैंड रिटन नोट्स से बनाई गई है। ये पूरी टोटल डिजिटल नोट्स से और आपको 3D एनिमेशन से समझाने का प्रयास किया गया है, जिससे कि आपको अच्छी तरीके से समझ में आ जाए। तो वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा दोस्तों, और एक बार वीडियो को शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। और जो स्टूडेंट्स हमारे चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लें, जिससे कि आने वाले सभी वीडियो का जो लिंक है, जो नोटिफिकेशन के माध्यम से आपके मोबाइल पर पहुंचेगा, वो आपको तुरंत पता चल जाए। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर नंबर 5 में। चैप्टर नंबर 2 को आगे बढ़ाते हैं आपके सहूलियत के हिसाब से। हम फिर से ऐसा ही मज़ेदार वीडियो बना कर लाएंगे, जिससे कि आपको और भी ज़्यादा अच्छी तरह समझ में आ जाए। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।